जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे थे और आपने उम्मीद है कि आपने हमारी पिछली कक्षाओं को देख भी रखा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, जो नए जुड़े हैं, पिछली कक्षाओं को बच्चों रिक्वेस्ट है ज़रूर से देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन्स को हमने पिछली कक्षाओं में कराया है। आज इसका लास्ट पार्ट है मतलब आज की कक्षा में अपन का 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद क्या आप लोग अभी से ही अगर आप लोग उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर बात करें मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो यहीं से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? चलिए जी, हम बात करेंगे इसके पीडीएफ की। पीडीएफ के लिए बच्चा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ में मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा देता हूँ, वहाँ से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए जी, प्रश्नों की शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न है जल्दी-जल्दी से करेंगे 10-15 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग देख लेंगे तो आपका 10 प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाएगा और पूरा सीरीज़ का देख लेंगे। सर जी 1 दिन आपको लगेगा मुश्किल से मतलब 10 वीडियो है 15-15 मिनट की, 150 मिनट मतलब लगभग 2.5 घंटा लगेगा, देख लेंगे 2x पे देखेंगे तो और जल्दी देख लेंगे, सारा प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, प्रश्न है कि मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी को बचाने में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? मतलब मिट्टी की गुणवत्ता बचाने में, मिट्टी का क्षरण जो होता है उसको बचाने में चक्रण जो है क्या भूमिका निभाता है ये आपको बताना है जी। तो समझिएगा, फसल चक्रण किसको बोलते हैं? आप लोग देखे होंगे कि खेत में कभी-कभी एक साल जो है आपका गेहूँ लगा दिया जाता है। फिर अगला साल क्या होता है? फिर अगला साल इस खेत में गेहूँ नहीं लगा करके इसमें जो दाल लगा दिया जाता है, दलहन का कोई पौधा लगा दिया जाता है, ठीक है? और फिर उसके अगला साल गेहूँ और दलहन नहीं लगा करके, उसके अगला साल जो है बच्चा लगा दिया जाता है आपका जड़ वाला पौधा जैसे आप बात करें ईख ईख वगैरह लगा दिया जाता है। यही आपका फसल चक्रण है। मतलब एक चक्र में फसल को बोना, फिर से वापस ईख लगाने के बाद फिर गेहूँ बोएगा, फिर दलहन, फिर ईख, फिर गेहूँ, फिर दलहन, फिर ईख। मतलब इस तरह से जो है करने से क्या होता है कि तो मिट्टी का जो है मिट्टी का उपज बोल सकते हैं, उर्वरक क्षमता बोल सकते हैं, बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। फसल चक्रण मृदा संरक्षण की उर्वरता बनाए रखता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया फसल चक्रण से मृदा की जो उर्वरता है, उर्वरक क्षमता है, वो बढ़ जाती है, बनाए रखता है। अपरदन रोकता है। अब ई लगाए रखने से अब आप ही बताइए यदि गेहूँ मतलब एक ज़्यादा उ उर्वरक क्षमता ग्रहण करने वाला या बोले ऐसा फसल लगाना जो जिसको बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता का ज़रूरी हो, उसको लगा देंगे और बार-बार उसी को लगाते रहेंगे तो मिट्टी का जो उपजाऊ करने का क्षमता है, वो तो खत्म हो जाएगा। यदि वो खत्म हो जाएगा तो वहाँ फिर फसल उगेगा नहीं। यदि वहाँ फसल उगेगा नहीं, तो वहाँ का मिट्टी का अपरदन होगा, हवा चलेगा तो वहाँ का मिट्टी धूल भर के उड़ जाएगा। ये सब समस्या होगा, वहाँ पेड़ने लगेगा, तो मिट्टी देखिए क्या करता है, पेड़ ही तो बचा के रखता है ना मिट्टी को। यदि फसल ही तो बचा के रखता है, घास ही तो बचा के रखता है, यदि वो वहाँ उगेगा ही नहीं, तो वर्षा पड़ेगा तो मिट्टी कट के चला जाएगा नदी में, हाँ? यदि हवा चलेगा, तेज़ हवा चलेगा तो मिट्टी उड़ के चला जाएगा, तो मिट्टी का क्षरण होगा। कीट रोगों को कम करता है और पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखता है ज़मीन में। अलग-अलग फसलों से जैव विविधता बढ़ती है, अलग-अलग फसल में अलग-अलग प्रकार का प्राणी होगा, अलग-अलग प्रकार का फसल होगा, तो ये सब जैव विविधता ही तो है, जिससे मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार होता है। इस प्रकार फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में सहायक होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चा, 1-2 बार पढ़ लेंगे, इसमें समझाने वगैरह का कुछ ही नहीं है, जो समझाने का था, हमने आपको समझा दिया। फसल चक्रण क्या होता है, तो एक ही खेत में एक जैसे आपका जल चक्र होता है ना, तो मतलब सेम चीज़ रिपीट होता है, उसी तरह यहाँ भी होता है कि सेम प्रकार का फसल को बार-बार, बार-बार रिपीट करना, एक पैटर्न पे रिपीट करना, यही आपका फसल चक्रण होता है। और कैसे मृदा को बचा सकता है, तो हमने आपको बता दिया कि इससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी का जो क्या ब अपरदन होता है, वो कम होता है, पोषक तत्व मिट्टी में बढ़ता है, ये सब लिख देंगे, उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला है विऔद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए जी, आपको पहले पता होना चाहिए औद्योगीकरण क्या होता है? सर जी, ये जो औद्योगीकरण होता है, ये क्या होता है? औद्योगीकरण में क्या होगा बच्चा? औद्योगीकरण में उद्योग लगाएगा, हमने आपको बताया था कि जब वस्तु का उत्पादन मानव श्रम द्वारा ना हो करके उद्योग द्वारा होने लगता है, तो इसी को हम लोग औद्योगीकरण बोलते हैं। अब यहाँ लगा दिया वी मतलब उल्टा समझ लीजिए, उल्टा मतलब औद्योगीकरण का उल्टा मतलब इस बार जो है औद्योगीकरण ना हो करके औद्योगीकरण को कम करने का प्रयास किया जाएगा। विऔद्योगीकरण का मतलब है किसी देश या क्षेत्र में उद्योगों की कमी होना, मतलब उद्योग कम हो जाएगा तो उसको विऔद्योगीकरण बोलेंगे। इसके कारण रोजगार घटेगा। सेवा क्षेत्र बढ़ता है, वैश्वीकरण, तकनीक प्रगति और प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा होता है। अभी औद्योगीकरण का क्या कारण है? तो वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, के मतलब कॉम्पिटिशन के कारण।
इससे बेरोज़गारी बढ़ सकती है। अब रोज़गार घटेगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, लेकिन नई सेवाओं के अवसर भी बनते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र जो आपका बढ़ रहा है, तो नई सेवा का अवसर भी बढ़ेगा। विऔद्योगीकरण से बेसिकली ये होता है कि आपका देश का रोज़गार घटेगा, लोगों का रोज़गार घटेगा और जो है इसका कारण क्या है? कारण भी लिख देंगे वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति मतलब तकनीक के मामला में डेवलपमेंट हो रहा है वो और कॉम्पिटिशन जो आ रहा है आजकल कंपनी-कंपनी में, तो ये सब जो है विऔद्योगीकरण का कारण होता है। उसके बाद इससे बेरोज़गारी वगैरह बढ़ती है, 2-3 पॉइंट लिख देंगे, जैसा कि हमने लिख रखा है, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा आप पीडीएफ से, टेलीग्राम चैनल से, तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया था। अगला है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? समझिएगा थोड़ा-सा। 1991 में 1991 लगभग में मतलब पहले से तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ाई ही हुई थी। 1991 में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए आपका जो है एलपीजी लाया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन तीनों को जो सिद्धांत है इसको लाया गया। अब इसमें क्या होता है जी, तो 3 है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो उदारीकरण में क्या होता है, पहले क्या था कि भारत देश में बाहर से आकर के कोई व्यापार नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि सर जी यहाँ पर टैक्स ही कड़ा था। तो टैक्स कड़ा था, तो मतलब सरकार जो है सरकार का कड़ा नियंत्रण था तो कोई बाहर से कंपनी आकर के भारत के साथ में व्यापार नहीं करता था। भारत में आकर के कोई कंपनी नहीं खोलता था या कोई आदमी भारत से बाहर जाके कंपनी नहीं खोलता था, ये सब चीज़ें थी। लेकिन 1991 में क्या हुआ? 1991 में उदारीकरण को शुरू किया गया। कि उदारीकरण का मतलब है कि सर जी, अब जो है ये जो टैक्स लिया जाता था व्यापार से, इस टैक्स को कम कर दिया गया और व्यापार में थोड़ा-मोड़ा छूट भी दिया गया। अब कम बाहर से लोग को आने में टैक्स कम देना पड़ेगा और व्यापार में छूट दिया जाएगा, तो बाहर से जो आदमी आके भारत में इन्वेस्ट करेगा, उसको फ़ायदा होगा। यदि उसको फ़ायदा होगा, तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसका विकास होगा। यही तो होगा। यही होता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब हुआ कि व्यापार और उद्योग पर सरकारी नियंत्रण कम कर दो। पहले टैक्स ज़्यादा लगाया गया था, पूरा कंट्रोल सरकार का था। अब क्या हुआ, उदारीकरण में सरकार पर जो है सरकार का नियंत्रण कम कर दिया गया। उस जो टैक्स लगाया था उसको कम कर दिया गया। तो यही होता है उदारीकरण। अब देखिए, उदारीकरण का मतलब है व्यापार और उद्योग पर सरकारी नियंत्रण कम करना। व्यापार और उद्योग पर सरकारी नियंत्रण को कम करना, यही हमने आपको बताया कब शुरू हुआ था? 1991 में शुरू हुआ था। इससे विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति मिलती है या इससे जो है विदेश का कंपनी आया भारत में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए और इससे जो है देश का आर्थिक विकास तेज़ हो जाता है, तेज़ होता है। अब देखिए, उदारीकरण नहीं होता तो देश में विदेश का कंपनी आता नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। यदि विदेश का कंपनी देश में आएगा नहीं, तो देश का विकास होगा नहीं, तो आर्थिक विकास धीरे होगा। लेकिन जब विदेश का कंपनी आएगा, तो आर्थिक विकास तेज़ होगा। 1991 में भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था, जिससे रोजगार बढ़ा, लेकिन घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धी का सामना करना पड़ा। सही बात है, पहले जो भारत में उद्योग होगा, वो बाहर से विदेश से वस्तु बन के आ रहा था, उसका उससे कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, सही बात है और इससे सोचेगा कि भारत का लोग हम अपना उद्योग को कैसे बड़ा बना सकते हैं, कैसे हम नया-नया चीज़ का आविष्कार कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन से भैया नया-नया चीज़ का आविष्कार होता है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। पर्णपाती वन के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। अब पर्णपाती वन क्या होता है? तो सर जी पर्णपाती वन वैसा वन को बोलते हैं वन को बोलते हैं जहाँ का जो है पर्ण मतलब होता है पत्ता, पाती मतलब होता है गिर जाना, पत्ता जो है झड़ जाता है। पर्णपाती वन में पत्ते हर साल झड़ जाते हैं। अब पर्णपाती वन में हमने आपको बता ही दिया कि पत्ता हर साल क्या होगा? झड़ रहा होगा। देखिए अभी वो झड़ रहा है बेचारा का। अब इसका 4 गो वृक्ष का नाम लिखना है तो लिखेंगे अच्छा 1 लाइन छूट गया, लिखेंगे इसके 4 वृक्ष के नाम निम्नलिखित हैं। साल, पीक, शीशम और नीम। 4 गो वृक्ष बोल रहा है, 4 को लिख देंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फैक्ट है, याद रखने वाला है। 4 गो वृक्ष का नाम साल, पीक, शीशम और नीम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो समझिएगा जी, सहकारिता का मतलब होता है मिल-जुल करके काम करना। जैसे देखो ये बेचारे, ये सब आपस में मिल-जुल करके काम करते हैं। देखिए इसी को हम लोग सहकारिता बोलते हैं। अब देखिए सहकारिता से क्या होगा? मिल-जुल करके अब आप ही से पूछेगा मिल-जुल करके काम करने से क्या होगा? मिल-जुल करके क्रिकेट मैच खेलने से क्या होगा? मिल-जुल करके कोई भी काम है, बड़ा से बड़ा काम उसको करने से क्या होगा? सर जी वो आसान हो जाएगा। अरे भाई कोई आदमी अकेला अगर पहाड़ तोड़ने निकल जाएगा या कोई आदमी अकेले सोचेगा कि हम पूरा टीम को जिता दें, संभव है नहीं, सबको एक साथ मिलके खेलना पड़ेगा। वही होता है। सहकारिता का मतलब है एक साथ मिलकर काम करना और एक-दूसरे की मदद करना। सहकारिता का मतलब एक साथ मिलके काम करो और एक-दूसरे की मदद करो। यह समान उद्देश्य के लिए समूह में काम करने की प्रक्रिया है। एक समान उद्देश्य जैसे 15-20 गो आदमी मिलके क्रिकेट खेलता है ना भैया, क्रिकेट सबका उद्देश्य क्या है? भारत को जिताना, यही तो उद्देश्य है या अपनी टीम को जिताना। तो वही सबका उद्देश्य समान होता है और समूह में काम करता है सब कोई।
इससे लोग में समान अधिकार और इसमें लोग में समान अधिकार और ज़िम्मेदारी के साथ जुड़े होते हैं। सहकारिता में सभी सदस्य मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं, सब कोई मिल कर के बातचीत करेगा, उसका समस्या का समाधान करेगा और सामूहिक लाभ के लिए काम करते हैं। उदाहरण दुग्ध सहकारी समिति, सहकारी बैंक, इस सब का काम जो है मिल-जुल करके काम करना है। सहकारिता का मतलब ही होता है मिल-जुल करके काम करना। अब देखिए 10 गो आदमी अगर मिल-जुल करके काम करेगा तो सबको बराबर-बराबर का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, तो वही लिखा है यहाँ, लोग समान अधिकार और ज़िम्मेदारी के साथ में जुड़े होते हैं। एक जैसा अधिकार होता है और एक जैसा ज़िम्मेदारी होता है। सभी सदस्य मिल कर के समस्या का समाधान करते हैं। समझने वाला बात है सहकारिता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी हम लोग उदारीकरण समझे थे, क्या था? कि मतलब कंपनी पर से जो है सरकार का नियंत्रण कम करना, यही था उदारीकरण। अब वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए भारत में ईवी कब आया था? 1991 में आया था, हमने आपको बताया एलपीजी, ठीक है? तीनों चीज़ें आया था। तो अब थोड़ा-सा समझते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है बच्चा, ये क्या होता है? देखिए, पहले भारत के लिए जो है, भारत के लिए विदेश का दरवाज़ा खुला नहीं था और भारत जो है विदेश जाकर के कोई भी मतलब कंपनी खोल नहीं सकता था। लेकिन वैश्वीकरण का मतलब हुआ कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, उसको देश के अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। मतलब सब एक-दूसरे के साथ में आ जा सकते हैं। कोई आदमी भारत आके सामान बेच सकता है, भारत से बाहर जाके सामान बेच सकता है, भारत आके फैक्ट्री लगा सकता है, भारत से बाहर जाके फैक्ट्री लगा सकता है। यही जो है आपका बेसिकली वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण का मतलब है कि दुनिया भर के सभी देश आपस में जुड़कर व्यापार, संस्कृति, तकनीक और विचार का आदान-प्रदान करें। मतलब भैया आप हमारा चीज़ ले लो, आप हम आपका चीज़ ले लेते हैं, यही आदान-प्रदान हुआ। उदाहरण विदेशी कंपनी भारत में आना, इंटरनेट का उपयोग, इस सब से क्या हुआ वैश्वीकरण बढ़ा। इससे नए रोजगार, तकनीक और शिक्षा के अवसर मिलते हैं। वैश्वीकरण का मतलब बस यही होता है, भैया अपना देश का पूरे विश्व के साथ में अर्थव्यवस्था को मिला देना। मतलब अर्थव्यवस्था में आपका व्यापार हो गया, मुद्रा हो गया, इस सब को जो है आपस में तालमेल करा देना, यही होता है आपका वैश्वीकरण, ठीक है? इसमें क्या हुआ जी, इसमें लिखा गया कि देश के सभी देश आपस में जुड़ करके व्यापार, संस्कृति, तकनीक, विचार, इस सब का आदान-प्रदान करते हैं। मतलब समझिए कि पहले जो भारत का अर्थव्यवस्था था, वो बँधा हुआ था, ठीक है? और जब वैश्वीकरण हुआ, तो ये जो है पूरा ओपन हो गया मतलब कोई भी बाहर का लोग आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, भारत का लोग बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकता है। समझ गए? चलिए, अगला देखते हैं। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? देखिए 2015 में पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा है, 22 में पूछा जा चुका प्रश्न। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहु मतलब होता है बहुत, राष्ट्रीय मतलब होता है देश समझ लीजिए, ठीक है? राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र। ऐसा कंपनी जो बहुत से राष्ट्र में हो, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह होती है जो एक देश में बनी होती है, लेकिन अपने उत्पाद को और सेवाओं को कई देशों में बेचती है। अब कोई ऐसा कंपनी है जो बना तो कोई एक देश में है, लेकिन उत्पाद को अलग-अलग देश में जा-जा करके बेच रहा है, इसी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। ये कंपनी बना एक देश में होता है, याद रखिएगा, लेकिन होता अलग-अलग देश में है। कोई कंपनी बना कहाँ है? तो यहाँ बना है और बिक कहाँ रहा है? अलग-अलग देश में है, इसी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। इसका मुख्य कार्यालय एक देश में होता है, मेन जो उसका ब्रांच होता है वो एक देश में होता है, लेकिन इसका जो शाखा होता है, वो अलग-अलग देशों में होता है और ये कंपनियाँ लोगों को रोज़गार भैया कोई भी कंपनी होगा, लोग को तो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। अब उदाहरण के लिए आप लोग एप्पल ले लीजिए, कोका कोला ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, ये हो गया आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी, याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय जैसे सुनिए, समझ जाइए कि बहुत राष्ट्र में होगा, बहुत देश में होगा, बना तो एक ही देश में होगा, भैया कोई भी कंपनी सब देश में मिला के बनाएगा क्या? नहीं बनेगा, एक देश में बना होगा, लेकिन उत्पाद और सेवा को अपना सब देश में बेचेगा, ऐसी कंपनी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। अरे भैया एप्पल का फ़ोन देखते होंगे, हैं? कोका कोला जो पीते हैं वो हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब चीज़ तो पता होगा आपको। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है? अब सर जी ये भी प्रश्न है कोई? प्राकृतिक संसाधन जैसे मान लो जल मान लो या आप पेड़ मान लो, यदि जल को हम लोग प्रदूषित करते रहेंगे, तो जल संकट आ जाएगा, जल संकट आएगा तो आदमी टैब बोल जाएगा। इसी तरह अगर पेड़ को हटा देंगे तो इससे भी वर्षा खत्म हो जाएगा, वर्षा कम हो जाएगा, पहला नुकसान। अच्छा दूसरा नुकसान क्या होगा? सर जी मृदा का क्षरण होगा, तो ये सब नुकसान है। अब यदि हम लोग पेड़ को, जल को या प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हैं, मृदा को, इस सब को बचाएँगे नहीं, तो मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाएगा, है कि नहीं? अरे भैया ये सब बहुत ज़रूरी है। अब हवा ही ले लीजिए, वायु ही ले लीजिए, वायु अगर प्रदूषित हो जाएगा, इस सब को अगर हम लोग नहीं बचाएँगे, इस सब को गंदा कर देंगे, तो आदमी टैं बोल जाएगा कि नहीं बोल जाएगा? साँस में क्या लेगा? मर जाएगा भैया। इसीलिए इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, पेड़-पौधे और खनिज हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये सीमित हैं। अरे भैया ये तो सीमित है ही। अब आप ही बताइए कि पेड़ सीमित है कि नहीं?
अब यदि अभी सब लोग अभी जितना आदमी है ना धरती पर यदि 10-10 गो पेड़ सब काट देगा तो समझिए पेड़ ही खत्म हो जाएगा धरती पर से, ठीक है? इसीलिए जो ये सीमित है, इसीलिए इनका संरक्षण ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सूरज का रोशनी की तरह कि आ रहा है भैया फिर गया, फिर आ जाएगा अगला दिन। नहीं, नहीं, नहीं। इससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है और भविष्य की पीढ़ी इसका उपयोग कर सकती है। उदाहरण के लिए पानी है, पानी को खत्म कर देंगे पेड़ को काट देंगे तो आदमी रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, अगला प्रश्न है भूकंप क्या है? इससे बचाव के किन्हीं 2 उपाय का उल्लेख करें। आपको बताना है कि भूकंप क्या होता है और इससे बचाव का 2 उपाय बताना है। बहुत आसान प्रश्न है भैया, एकदम आसान प्रश्न है, आपदा का प्रश्न है। देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में आपने पढ़ा होगा कि टेक्टोनिक प्लेट होता है, मतलब गतिमान प्लेट होता है, जो आपस में टकराता है। इससे क्या होता है? धरती काँपने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो यही इसका परिभाषा हो जाएगा। 2 गो उपाय बताना है, ऐसा भवन बनाएँगे जो मजबूत हो, जो भूकंप आने पर भी नहीं गिरे और दूसरा उपाय, भैया खुला स्थान पे चले जाओ, यही 2 उपाय लिखेंगे। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें पृथ्वी के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट में आपसी टकराव या हलचल से पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन या झटके महसूस होते हैं। भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक घटना है जिसमें क्या होता है धरती के अंदर में जो टेक्टोनिक प्लेट होता है, वो आपस में टकराता है, उसमें हलचल होता है, जिससे कंपन और झटका महसूस होता है। बचा होगा 2 उपाय, तो मजबूत इमारत बनाएँगे और खुला स्थान पर जाएँगे, ये 2 उपाय हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? मतलब आपदा का प्रबंधन करने का कोई आपदा है, उससे निपटारा करने का क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? अब सोचिए भैया, सूखा पड़ रहा है, आप पूछ रहे हैं कुआँ खोदने का ज़रूरी क्यों है? बाढ़ आ रहा है और पूछ रहा है कि ऊँचा स्थान पे जाने का ज़रूरी क्यों है? ये कोई बात हुआ? देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है ताकि आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आपदा का प्रबंधन करना, आपदा का रोकथाम करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपदा से जो हानि होने वाला है, उसको कम किया जा सके। ये भी आपका बहुत साल पूछा गया प्रश्न है बच्चा सॉरी मैं लिख नहीं पाया, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सही समय पर मदद से लोग की जान बचाई जा सकती है। सही समय पर मदद करेंगे तो लोग बच जाएगा। संसाधन का सही से इस्तेमाल होगा और पुनर्वास मतलब फिर से वहाँ पर लोग बस सकेंगे, वहाँ पर लोग को बसने में मदद मिल सकेगी। इससे आपदा के बाद जल्दी सुधार किया जा सकता है। अब आपदा प्रबंधन का व्यवस्था नहीं रहेगा तो फिर आपदा आ जाएगा, सब कोई मर जाएगा, व्यवस्था वगैरह होगा नहीं, जान भी नहीं बचेगा है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपदा प्रबंधन इसीलिए ज़रूरी है ताकि नुकसान भी कम हो, हाँ, लोगों की जान भी बच जाए। संसाधन का सही इस्तेमाल भी हो जाए। नहीं तो भैया क्या फ़ायदा संसाधन रखने का जब आपदा का प्रबंधन ही नहीं किया जा सके। ये सब हो गया आपका। देखिए बच्चा, आज तक जो बच्चे शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए होंगे और उनको याद भी कर लिया होगा। और रिक्वेस्ट है बच्चों जो नहीं याद किया है ना वो ज़रूर जाके याद कर लीजिएगा। यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है? तो आशा है ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, ये कक्षाएँ आपको पसंद आई होगी बच्चा तो क्लास को एक लाइक ज़रूर से कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देंगे और शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो अगली जो हम कक्षाएँ लेकर के आ रहे हैं वो आपका मैथ के ऑब्जेक्टिव को लेकर के है जिसमें हम लोग मैथ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। शुरू में ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी क्योंकि मैथ का भी खौफ काफ़ी ज़्यादा बच्चों में है, दहशत है। उसको मैं प्रयास करूँगा कि कम कर सकूँ, जहाँ तक मैं हो सके मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में मैथ के ऑब्जेक्टिव के साथ में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय